हे हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक टुमारो। माय नेम इज़ अभिनय। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, और वो कैसे काम करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा पूरा ऑपरेटर्स से रहेगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बार उसका हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, मैं आपको शो करता हूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट टॉपिक में पहले हमने स्टार्ट किया था कमेंट्स के बारे में कि सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पूरा इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। पाइथन का बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग कवर करेंगे सारे टॉपिक। तो आप पहले कमेंट्स या डेटा टाइप्स वाला जो मेरे वीडियोज़ हैं स्टार्टिंग के, ठीक है, वो सारे भी देख लीजिए तो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी ऑपरेटर्स पढ़ने में। ओके, सो हमने सिंगल लाइन कमेंट देखा, मल्टी लाइन कमेंट देखा, ठीक है। तो इसके बाद डॉक स्ट्रिंग देखा कि डॉक स्ट्रिंग कैसे यूज़ होता है। ये भी एक तरह से मल्टी लाइन कमेंट होता है जो कि फंक्शंस और क्लासेस के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। जो हमारे पास न्यूमेरिक होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। सीक्वेंस के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग होता है, ठीक है, लिस्ट, टपल हो गया, रेंज हो गया, बाइट्स हो गया, बाइट्स एरे हो गया। कैर नहीं होता, वो भी मैंने आपको बता दिया था क्यों नहीं होता। बुलियन हमारे पास होते हैं, ठीक है। सेट टाइप होता है। ओके, वी हैव द मैपिंग डेटा जो कि डिक्शनरी जिसे हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू पेयर में होता है। फिर इसके बाद नन टाइप होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था लिटरल्स क्या होते हैं। बेसिकली ये फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं या फिर इसको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ओके, और लिटरल्स में भी हमने देखा इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट हो गए। वी हैव द कॉम्प्लेक्स लिटरल ऑल्सो। इसके बाद मैंने स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में बताया, बुलियन लिटरल्स के बारे में भी बताया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक नया कंसेप्ट देखा जिसको बोलते हैं कॉमन स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ठीक है। ये ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास स्लैश एन होता है, बेसिकली हमारा न्यू लाइन पे जंप करा देता है, ठीक है, न्यू लाइन के लिए होता है। फिर हमारे पास टैब होता है, फिर बैक स्लैश हो गया, जस्ट लाइक वी हैव सिंगल कोट, डबल कोट, कैरियज रिटर्न, बैक स्पेस, फॉर्म फीड, ठीक है। अगर आपको ऐसा इमोजी अगर प्रिंट कराना है अपने प्रिंट वाले स्टेटमेंट में तो आप यूनिकोड वाला जो बैक स्पेस सीक्वेंस होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो इस वे में लिख के, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट कराना है जस्ट लाइक ओमेगा पाई, तो उसके लिए भी ये हमारे पास यूनिकोड कैरेक्टर होते हैं 16 बिट पे जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इसके बाद फिर हमने देखा डेटा टाइप्स कैसे आप पता कर सकते हो। सपोज किसी बंदे ने आपको कोई एक वेरिएबल में एक वैल्यू दी और बोला कि इसका डेटा टाइप बताओ क्या होगा, ठीक है। उसके लिए हमने देखा टाइप फंक्शन होता है, ठीक है। टाइप के अंदर आप उस वेरिएबल का नाम डाल दो, फिर इसके बाद प्रिंट कर दोगे तो वो आपको रिटर्न करके बता देगा, ठीक है। फिर हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप देखे, जस्ट लाइक एरे होता है, क्लास हो गया या मॉड्यूल हो गए, ठीक। फिर इसके बाद कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यूज होती हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका चेंज नहीं होता है, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास था रिजर्व वर्ड्स। तो रिजर्व वर्ड्स आर बेसिकली ये कीवर्ड्स होते हैं जिसको आप नॉर्मली अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल के रूप में या फिर फंक्शंस के रूप में उनको यूज़ नहीं करते हैं, एल्स इट विल शो द एरर इन योर प्रोग्राम। जैसे फॉल्स हो गया, नन हो गया, इफ एल्स हो गया, कैर हो गया, क्लास हो गया, डेफ हो गया। डेफ इज बेसिकली फॉर द जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जिसको आप कंप्लीट करके ही नेक्स्ट वाले मॉड्यूल्स पे आएँ, ऑपरेटर्स पे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में भी हम देखेंगे और ऑपरेटर्स क्यों इतना ज़रूरी होते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। ओके, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसके पहले मैंने आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन करके दिखाई थी, मे बी हो सकता है आपको पता हो क्योंकि बेसिक मैथ तो सभी ने पढ़ी होती है, ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी भी अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। और काफ़ी प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, सिर्फ यही प्लस माइनस जो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सिर्फ ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन में देयर आर टोटल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, बीच में लगाने वाले जो एक तरह से बोलते हैं कि कुछ भी परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस, ठीक है, उन्हें हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। और जो ऑपरेटर्स के जो राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड जो चीज़ लिखी जाती है इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है, इन्हें बोलते हैं ऑपरेंड्स। और ये जो इक्वल टू होता है ये आपको पता है इसका मतलब होता है असाइन, ठीक है, असाइन करना होता है। इक्वल टू मतलब असाइन करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑपरेंड होता है। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा 5 + 4 असाइन इज इक्वल टू 9। तो जो 5 है, ये जो 4 है, इसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड, ठीक है। और ये जो प्लस होता है इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारा असाइन वाला सिंबल हो गया, डबल इक्वल टू।
ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होता है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं मतलब थोड़ा डीपली में कि ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उनका अपना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो पहला हमारे पास होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसे सब लोगों ने पढ़ा है, मतलब फ्रॉम आई थिंक क्लास फर्स्ट से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन, ओके, और रिमाइंडर निकालना, डिवीजन देना। ठीक है, सो ये बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो, एक्सपोनेंशिएशन ये नया होता है, फ्लोर डिवीजन ये नया होता है। ठीक है, इसे आपने पहले नहीं देखा होगा, दो आर न्यू टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, सो इसके पहले एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो पाइथन प्रोवाइड द सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल और एंड वैल्यूज। ठीक है, वेरिएबल पे भी होते हैं और हमारे वैल्यूज पे भी होते हैं। वेरिएबल पे जैसे कैसे, जैसे सपोज x इज इक्वल टू हमने 6 दिया एंड y इज इक्वल टू 3 दिया और यहाँ हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसका सम कितना होगा 9। तो ऐसे हम वेरिएबल पे यूज़ कर सकते हैं। और वैल्यूज़ पे कैसे कर सकते हैं, जैसे 3 प्लस 4 किया तो जिसका रिजल्टेंट हो गया 7। ठीक है, सो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारे पास एडिशन। एडिशन क्या करता है, दो ऑपरेंट्स को ऐड करने का काम करता है, एड्स टू ऑपरेंट्स। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 प्लस 2 प्लस 3 हो गया जिसका रिजल्ट 5 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड ऑपरेंट फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेंट। सपोज हमारा फर्स्ट ऑपरेंट हमने देख रखा है 3 और उसमें से जो फर्स्ट ऑपरेंट है वो हो जाएगा 2, उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इसका रिजल्ट हो गया 1। ठीक है, तो इसके बाद होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम कोई पोजीशन का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखोगे ना यार, यहाँ पे हमने पोजीशन का ध्यान रखा है। सब्ट्रैक्ट द सेकेंड ऑपरेंट फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेंट, ये सेकेंड ऑपरेंट है, ये सेकेंड ऑपरेंट है और ये हमारा फर्स्ट ऑपरेंट है। फर्स्ट में से हमने सेकंड को माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो माइनस वगैरह का साइन आ जाता है, तभी इसमें हम लोग पोजीशन को स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि हम 3 को 2 से करें, 2 को 3 से करें, रिजल्ट वही आता है। सेम एडिशन में भी वही कंसेप्ट फॉलो होता है, तभी भी उसमें जो पोजीशन होती है उसको स्पेसिफाई करने का नीड नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग डिवीजन। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये डिवाइड करता है फर्स्ट ऑपरेंट बाय द सेकेंड ऑपरेंट। ठीक है, तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिख लेते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका जो रिजल्ट होता है 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद होता है मॉडुलो। मॉडुलो बेसिकली क्या करता है, ये रिमाइंडर हमको देता है। ठीक है, मॉडुलो क्या करता है, रिमाइंडर देता है व्हेन द फर्स्ट ऑपरेंट इज डिवाइडेड बाय द सेकंड ऑपरेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेंट क्या हम लोग ले लेते हैं, 5 फिर से ले लेते हैं, मॉडुलो किया तो इसके बाद 2 किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। इसको कैसे हम कर सकते हैं, ऐसे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद होता है एक्सपोनेंशिएशन। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये कुछ नया ऑपरेटर होता है पाइथन में जो पावर का काम करता है, पावर। ठीक है, जैसे आपको बोला जाता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, तो ये जो वे होता है ना 5 का स्क्वायर लिखना, ये हम लिखते हैं एक्सपोनेंशिएशन से। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं पाइथन की लैंग्वेज में, 5 2 स्टार 2, तो इसका मतलब होता है 25। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको करना है 3 का क्यूब करना है। 3 3 का क्यूब कैसे करते हैं, जिसकी पावर होनी चाहिए 3। ठीक है, इसको हमने इसके सामने लिखा तो ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो एक्सपोनेंशिएशन क्या करता है, रेजेस द फर्स्ट ऑपरेंड टू द पावर ऑफ द सेकंड। जो सेकंड जो ऑपरेंड होता है उसकी पावर में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑपरेंड को लिख देते हैं। जैसे सपोज हमें 4 टू दी पावर 5 करना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, 4 2 एस्ट्रिक फिर 5, तो ये बेसिकली होता है 4 टू दी पावर 5। ठीक है, पाइथन में मतलब ये लिखने का सिंटेक्स होता है। ठीक है, अपनी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखने का इसका अपना अपना सिंटेक्स होता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारे पास फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन बेसिकली क्या करता है, ये भी डिवाइड करता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा एक होल नंबर आएगा, कोई भी डॉट वगैरह में नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन जैसे हम लोग देते हैं 5 फ्लोर डिवीजन बाई 2। ठीक है, जो सेकेंड ऑपरेंड होता है फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकेंड ऑपरेंड, हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये वाले पे, यहाँ पे अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा 5 और ये सिंगल था, यहाँ पे जब हमने डिवाइड लिया तो इसमें सिंगल एक स्लैश लगा था, लेकिन यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, इसका रिजल्ट कितना आ रहा था 2.5, लेकिन इसका रिजल्ट कितना आएगा 2। क्यों, क्योंकि ये कभी भी फ्लोट वैल्यू रिजल्ट में शो नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा ये क्या करता है, ये होल नंबर पे आ जाएगा,
होल नंबर ही रिजल्ट को राउंड ऑफ करेगा, ठीक है। जितना भी जो राउंड ऑफ होगा इसका ये होल नंबर पे आएगा। ये बेसिकली 2.5, 2 और 3 के बीच में होता है और इसमें हमने लगा दिया फ्लोर। तो फ्लोर मतलब हर समय लोवेस्ट वाली वैल्यू वो पिक करके रिजल्ट में शो करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। मैंने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी बता दिया कि कैसे कैसे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब हम काम करेंगे, जब हम एक्चुअल में जब लॉजिक बनाएंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको और क्लियरली बता दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास होते हैं कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये नॉर्मल थे, इनके जो वर्ड्स थी पता चल रहा है कि इसमें हम कुछ चीज़ को कंपेयर करते होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपैरिजन होता है, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। और ट्रू फॉल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया ही है। ये हमारे क्या होते हैं, हमारी बुलियन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और ये भी बताया था ट्रू मतलब होता है 1 और फॉल्स मतलब होता है 0, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यूज ऑफ द टू ऑपरेंड एंड रिटर्न अ बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, ओके। फिर इसके बाद होता है हमारे पास इक्वल टू। पहला जो इसमें होता है उसे बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ दी ऑपरेंड्स आर इक्वल, ठीक है। कैसे, अगर 5 डबल इक्वल टू 5 है तो इसका आंसर कितना होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अगर 5 डबल इक्वल टू 3 तो इसका आंसर कितना होगा, फॉल्स होगा। ये देखो यहाँ पे एक सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ये जो होता है ये असाइन का काम करता है, ठीक है। इसमें क्या कर दिया आपने, वैल्यू असाइन कर दी। और ये क्या करता है, ये चेक करने का काम करता है, ठीक है, ओके। ये कंडीशन चेक करता है, इसको याद रखिएगा। सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो इसके बाद होता है नॉट इक्वल टू। जैसे हम लोग करते हैं 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। क्या 5 5 के बराबर होता है, या 5 इसमें लिखा है 5 5 के बराबर नहीं होता है, क्या ये ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसके बाद होता है हमारे पास ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड, ठीक है। लेफ्ट ऑपरेंड हमने लिख दिया, ठीक, लेफ्ट ऑपरेंड लिखा 5 इज ग्रेटर देन लेफ्ट ऑपरेंड, तो ये क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है। ये हमारी पोजीशन कौन सी है, ये हमारी लेफ्ट वाली है। ये पोजीशन कैसी है, ये हमारी राइट वाली पोजीशन है, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट होता है लेस देन। लेस देन में क्या करता है, ये जब ट्रू रिजल्ट करेगा जब हमारा जो राइट वाला होगा वो ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये जो ग्रेटर देन और जो लेस देन होते हैं इसके एक्सटेंडेड वर्जन होते हैं जिसमें हम इक्वालिटी भी चेक करते हैं। इसमें दो कंडीशन चेक होती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। या फिर हम लोग बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग दो कंडीशन चेक करते हैं, एक तो लेस देन वाली और दूसरी इक्वल टू। एक ग्रेटर देन वाली और दूसरी इक्वल टू, ठीक है। तो इसका भी एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे 5 है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या हो गया कि 5, पहला चेक करेंगे 5 5 से बड़ा है, नहीं, ठीक है। तो इसके बाद 5 के बराबर है, हाँ, तो ओवरऑल इसका रिजल्टेंट जो होगा ट्रू होगा, ठीक है। फिर चेक करते हैं 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या 3 5 से पहले चेक करें, क्या 3 5 से बड़ा है, नहीं, क्या इक्वल टू है, नहीं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस वे में क्या होता है, हम दो कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं। पहले क्या करते थे, सिर्फ हम एक कंडीशन चेक करते हैं जब ग्रेटर देन या फिर लेस देन की बात होती है, ठीक है। तो आई होप आपको कंपैरिजन या फिर रिलेशनल जो ऑपरेटर है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या रिजल्ट करता है, ये हमेशा जो होगा ये बुलियन वैल्यू ही हमको रिजल्ट में देगा, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इक्वल टू और डबल इक्वल टू में अंतर। ये बेसिकली चेक करने का काम करता है, ठीक है, कंडीशंस को। और ये क्या करता है, ये असाइन करने का काम करता है, किसी को कुछ चीज़ दे देना, किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर देना। जैसे ए में 5 असाइन कर देना, ठीक है। हमेशा याद रखना है जिस पे आप वैल्यू असाइन करोगे वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और जो वैल्यू आप असाइन करोगे वो हमेशा राइट हैंड साइड होगा इक्वल टू के, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसमें पहला क्या आता है, असाइन। असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू दी वेरिएबल ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, जो भी बताया। जो वेरिएबल है वो हमारा कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में, उसको हमने असाइन कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसके नीचे जो लिखे होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक्सटेंडेड, एक तरह से आप बोल सकते हो वर्जन्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर दोनों कंबाइंड होते हैं, ठीक। अब देखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है ऐड एंड असाइन, ऐड, एक मैं आपको बताऊंगा, बाकी सब आपको समझ में आ जाएंगे। ऐड एंड असाइन में क्या है, ए प्लस इक्वल टू, ये इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। सो इसको लिखते हैं ए प्लस
इक्वल टू 5, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ए की वैल्यू हमने दे दी 3, इनिशियल वैल्यू हमने क्या दे दी, 3 दे दी। तो ये जो चीज़ होती है, जो एक्सप्रेशन होता है, इसको हम लोग अच्छे से ब्रेक डाउन करके कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8। तो ए की वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 8, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ आप याद रख, मतलब थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो देखोगे क्या कर रहे हैं। पहले कभी भी जो हमारे ये जो एक्सटेंडेड वर्जन है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन का, ठीक है। और जो दूसरा स्टेप्स होता है वो होता है वैल्यू असाइनमेंट का, जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा जो वेरिएबल होता है उसमें हम लोग फाइनल वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया, ए प्लस इक्वल टू 5 लिखा था, तो इसको पहले ब्रेक डाउन किया, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है। और ए की इनिशियल वैल्यू कितनी हमने दे रखी थी, 3, तो 3 को यहाँ पे पुट डाउन कर दिया, फिर उसमें 5 हमने ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट हमको कितना मिल गया, 8, ठीक है। सिमिलर आप माइनस के साथ भी कर सकते हो, माइनस इक्वल टू, सिमिलर आप मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू के साथ कर सकते हो, सिमिलर आप डिवीजन इक्वल टू के साथ कर सकते हो, सिमिलर आप मॉडुलो इक्वल टू के साथ कर सकते हो, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशिएशन इक्वल टू के साथ भी आप कर सकते हो। एक्सपोनेंशिएशन वाला एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ क्या हुआ, बी है, बी में 3 वैल्यू है, ठीक है। और आपने लिखा बी एक्सपोनेंशिएशन इज इक्वल टू, सपोज लिख दिया आपने 2 लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक डाउन कैसे करोगे, बी इज इक्वल टू बी एक्सपोनेंशिएशन 2, बी इज इक्वल टू, बी में 3 की वैल्यू थी, एक्सपोनेंशिएशन 2, इसका मतलब क्या होता है 3 टू द पावर 2, ठीक है। तो बी में कितनी वैल्यू आ गई, 9, तो सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। ये कुछ नहीं होता, ये एक तरह से यार एक एक्सपोनेंशियल जो होता है वो आप बोल सकते हो कि एक्सपोनेंशिएशन एक ये पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। थोड़ी देर में भी हो सकता है, 1 या 2 लेक्चर के बाद हम लोग कंडीशन जो स्टेटमेंट्स हैं उस पे आ जाएंगे। कंडीशन स्टेटमेंट्स हमारे इफ़ होती है, एल्स होता है, ठीक है, एलिफ हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऐसे हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कंडीशन हमारी ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। कोई कंडीशन आ गया जैसे इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है, चेक कर रहा है कि क्या 3 4 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना होगा या फिर कोई लॉजिक हमको परफॉर्म करना होगा। अगर नहीं होगा तो उसको एल्स पार्ट में भेज देते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ चीज़ अपना अलग से करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मतलब थोड़े से टाइम के बाद, ओके। तो अभी हम लोग देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू कंबाइन दी कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी एग्जांपल हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है लॉजिकल एंड, और फिर इसके बाद होता है नॉट, ठीक है। जो एंड होता है वो रिटर्न करता है ट्रू, ट्रू मतलब 1। अब अगर दोनों जो ऑपरेंड हैं, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, अगर दोनों, अगर हमारे ऑपरेंड अगर हमारे ट्रू हैं तभी वो हमारी वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। जो लॉजिकल और होता है इसमें क्या होता है, अगर इसमें सिर्फ एक ही, अगर हमारा जो ऑपरेंड है अगर वो ट्रू है तब वो हमारे हमको क्या कर देगा, 1 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद नॉट होता है, नॉट बेसिकली क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मतलब ये उल्टा कर देगा, ठीक है। अगर आपका ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स वैल्यू है तो उसको क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑपरेंड है, 3 क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है। 3 ऑपरेंड है, इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, ऑपरेटर लगाएंगे। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो ये है ये सारे ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर कहाँ लगेंगे, ये हमारे ऑपरेंड्स के बीच में लगेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, जैसे रिजल्ट 1 में जो वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे कैसी वैल्यू आती है, ए एंड बी, ए एंड बी। ये हमारा एक ऑपरेंड हो गया, ये हमारा ऑपरेंड हो गया, ये हमारा ऑपरेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा है, एंड ऑपरेटर लगा है, ध्यान देना। इसमें क्या लगा है, इसमें एंड वाला ऑपरेंड लगा है, सॉरी एंड वाला ऑपरेटर लगा है, ठीक है। ए की वैल्यू हमने क्या दे रखी है, ट्रू, और जो बी की वैल्यू है वो भी ट्रू है। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, लॉजिकल एंड जो रिजल्ट जो होता है वो हमारा देता है ट्रू जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू क्या हो, ट्रू हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सपोज हमने क्या किया, अभी हमने देखा, दूसरा वाला हम देख लेते हैं। सपोज ए, फिर उसके बाद एंड किया, फिर हमने सी किया, ठीक है। ए क्या था, हमारा ट्रू था, और जो सी था उसकी वैल्यू हमने क्या दे रखी, फॉल्स, ठीक है। और जो एंड है ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। ए और सी जो हमारे क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है। अभी हम देखेंगे
जब इसमें हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करी तो इसका रिजल्ट हमने देखा क्या आ रहा है, एक वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू हमारी फॉल्स है। तो एंड क्या बोलता है, एंड बोलता है जब दोनों ट्रू हैं, दोनों ऑपरेंड अगर हमारे ट्रू हैं तो रिजल्ट मैं ट्रू दूंगा, एल्स में वो फॉल्स देगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आप आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे लॉजिकल एंड, ठीक है, कैसे काम करता है। ओके, फिर इसके बाद मैं देखते हैं हम लोग और कि और कैसे काम करता है। तो और बेसिकली क्या करता है, वो ट्रू वैल्यू कब रिटर्न करेगा, जब आइदर मतलब एटलीस्ट एक अगर ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ए और बी देखते हैं, ए और बी। तो ए की वैल्यू क्या है, ट्रू है, बी की वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, उसने क्या बोला, एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए तो मैं ट्रू वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, और जो बोलता है वो क्या बोलता है, एटलीस्ट एक, यहाँ पे तो दोनों हैं तो कंडीशन तो फॉल्स होगी नहीं, तो इसका रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं बी और सी को देखते हैं। ठीक है, बी हमारे पास क्या था, बी में हमारी ट्रू वैल्यू थी, और सी में क्या थी, सी में हमारी फॉल्स वाली वैल्यू थी। ठीक है, तो और जो ऑपरेटर है वो क्या बोलता है, एक कोई ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या, एक तो हमको ट्रू मिल गया तो कंडीशन मेरी तो चल गई है ना, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं नॉट। नॉट कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मतलब वैल्यू को उल्टी कर देगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपने लिखा नॉट ए, और ए की इनिशियल वैल्यू कितनी दे रखी है, ट्रू दे रखी है, तो ये क्या कर देगा, इसको फॉल्स बना देगा। ठीक है, सपोज आपने किया नॉट बी, और बी क्या पहले दे रखा है, बी की वैल्यू हमने फॉल्स ले रखी है। ठीक है, इसकी हमने ट्रू ले रखी थी, तो बी क्या है, फॉल्स है, तो इसको क्या कर देगा, इसको ट्रू बना देगा। ठीक है, तो लॉजिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं इनका हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनल जो स्टेटमेंट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, अभी तो आप ये बेसिक था, मतलब जो बेस था वो मैंने आपको बता दिया, और इसको क्या करना, इसको आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक है, ये वाली, क्योंकि जब कंडीशन लगाएंगे ना तो वहाँ आपको आपको याद होना चाहिए कि अगर ऐसे कोई दो वैल्यूज़ आ रही हैं बीच में एंड लगाए तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, याद कर लेना है, एंड और नॉट को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो बिट वाइज ऑपरेटर्स में जाने से पहले एक हम छोटा सा एक कंसेप्ट समझेंगे। बिट वाइज में जाने से पहले जो नॉर्मल जैसे हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं डेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है, जिनका बेस क्या होता है, जिनका बेस होता है 10। ठीक है, अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर तो ये लैंग्वेज समझता नहीं है, जो कि हमको पता है। ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है, वो हमारा बाइनरी समझता है। बाइनरी इन द सेंस कोई भी वर्ड या फिर नंबर जो कि 0 और 1 के फॉर्म में हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये जो नंबर्स हैं इनको कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग बाइनरी नंबर। जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे डेसिमल नंबर, और जो बाइनरी नंबर होता है इसका बेस होता है 2। ठीक है, अभी हम लोग हेक्साडेसिमल में ध्यान नहीं देंगे, इसको अभी लीव कर दीजिए। ठीक है, जब बाद में यूज़ होगा तब मैं इसको आपको बता दूंगा। बाय द वे इसका जो बेस होता है वो होता है 16। ठीक है, एक होता है ऑक्टाडेसिमल, उसका जो बेस होता है वो होता है 8। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ पे ये यूज़ होंगे। ठीक है, और नाउ अभी हमको सिर्फ डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर पे ध्यान देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसके बाद पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, कि नॉर्मल जो सिस्टम होता है वो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करता है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर। तो बहुत आपने कंप्यूटर को दे दिया 3+4, इसको ऐड करो, और ना उसको 3 पता है ना उसको 4 पता है, तो ऐड करके आपको क्या ही देगा, वो नॉर्मल सी वैल्यू है। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ता है, जैसे हम ह्यूमन है तो अगर हमको समझना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको 3 और 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनरी में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा, रिटर्न भी हमको बाइनरी में फिर आंसर आएगा। ठीक है, फिर बाइनरी को क्या हमको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लॉजिक होता है जो कंप्यूटर फॉलो करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो हमसे डेसिमल लेता है, जैसे 3 4 लिया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कैलकुलेशन करी। ठीक है, अब वो मुझे बाइनरी दिखाएगा तो मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, जस्ट लाइक अ ह्यूमन। तो मैं क्या करूँगा, सॉरी, जो कंप्यूटर क्या करेगा, वो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें दिखा देता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे कैलकुलेटर भी जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कन्वर्जन होता है, मतलब ऐसे हम लिखते हैं, 0 को 0 0 0 लिखते हैं, 1 को 0 0 1 लिखते हैं, 2 को 0 0 1 0 लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे, 5 को 6 को, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, इसका लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको लिखते हैं। ठीक, पहले 0 0 था, 0 को लिखा 0 0 0 0। ठीक है, इसके बाद जैसे 1 आया तो यहाँ से वैल्यू चेंज होती है,
ठीक है, 0 सॉरी 1 को लिखा 0 0 0 1, एक वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ 1 को क्या करना है, उसकी पोजीशन हर समय चेंज करते जाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। फिर जैसे 2 था, 0 0 1 0 1 0। ठीक है, फिर 3 को 0 0, फिर यहाँ पे 1 1। ठीक है, इसके बाद जैसे 4 आया, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 1 0 0। ठीक है, जो पहले जो 0 था उसको हमेशा आपको क्या ट्राई करना है, उसको 1 से रिप्लेस करते जाना है। ठीक है, एक ऑर्डर में। आप ऑर्डर देख रहे हो, पहले हमने यहाँ पे 1 लिखा, फिर 1 को यहाँ मूव कर ले गए, जैसे वहाँ पे मूव किए तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इस 0 को हमने फिर से 1 से फुलफिल कर दिया, है ना। अब फिर से हमको एक और नंबर हमको चाहिए, तो हम फिर 1 को यहाँ पे ले गए। ठीक है, बाकी इसके इधर की जितनी भी वैल्यू थी सबको हमने 0 कर दिया। ठीक है, फिर जैसे 5 आया, 0 1 0, फिर ये 0 था, इसको फिर हमने 1 कर दिया। फिर 6 था, 0 1, जैसे ये इधर वाला था इसको इधर मूव कर दिया, 1 0 हो गया। फिर जैसे 7 था, 0 1 1, और इसको फिर 1 कर दिया। फिर जैसे 8 आया, 1 0 0 0 हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली नंबर कन्वर्जन होता है। ठीक है, कि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसे आप बिल्कुल इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर मैंने आपको बताया ना, जो कंप्यूटर जो कैलकुलेशन जो परफॉर्म करता है, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर में भी हमारे पास होते हैं एंड होता है, और होता है, जॉर होता है, नॉट हो गया, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, एक राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले। ठीक है, और इसको बिट वाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बिट वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं 0 और 1, सिर्फ इसी पे ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब देखोगे ना, ऑपरेटर तो सेम है, जैसे एंड था, और था, जो नॉट था जो हमारे लॉजिकल में था, है ना, लेकिन ये क्या करता है, ये सिर्फ बाइनरी नंबर्स पे कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जो कि हमारी 0 1 होती हैं। ठीक है, तो सपोज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए जो है इसकी वैल्यू है 5, और बी है, बी की वैल्यू है 3। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। पहले क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, जो मैं तो नॉर्मल ऐड कर दूंगा, 5 + 3 = 8, लेकिन अगर मैं मशीन को दूंगा, अपने कंप्यूटर को दूंगा, तो क्या करेगा, वो पहले स्टेप में इसको बाइनरी कन्वर्जन करेगा। ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन में 5 को कैसे लिखते हैं, 0 1 0 1। ठीक है, और जो 3 होता है उसको लिखते हैं 0 0 1 1। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इसको ऐड करेगा। ओके, इसको क्या करेगा, इसमें ऐड वाला जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, और ऐड करने के लिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो लॉजिक बताया था, वो सेम वही लॉजिक होता है। अगर दोनों ट्रू हैं, दोनों वैल्यू हमारी 1 1 है, मतलब ये ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इसको हम ऐसे चेक करते हैं, सिर्फ मैच करते हैं। ठीक है, इस सीरीज में इसको इसको मैच करेंगे, इसको इसको मैच करेंगे, इसको इसको मैच करेंगे। ठीक है, ये दोनों ट्रू ट्रू हैं तो ट्रू लिख दिया, ट्रू मतलब 1। इसमें से अब ये देखो ना, इधर एंड हमने यूज़ किया है। ठीक है, एंड का आपको लॉजिक याद रखना है। जैसे मैं मतलब प्रैक्टिस करते गया हूँ, तो मेरे को मतलब याद हो गया कि एंड में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू अगर ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, अगर दोनों में से अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, और में क्या होता है, अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप याद रख लोगे तो ये आप अच्छे से कैलकुलेशन परफॉर्म कर लोगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो फिर फॉल्स आ जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है, जो कि यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, 5 एंड 3 = 1। और फिर सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, इस बाइनरी को हमारा डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। डेसिमल नंबर वो जो कि हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ और कैसे काम करता है। और भी सेम फंक्शन पे करता है, जैसे ए की वैल्यू 5 थी, और फिर इसके बाद बी की वैल्यू 3 थी। ठीक है, अब इसमें मेरे को लगाना है और ऑपरेटर, जो बिट वाइज वाला था। ठीक है, 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, सॉरी, यहाँ पे मैंने लगा दिया और। ठीक है, और क्या बोलता है, अगर दो में से अगर एक ट्रू है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब यहाँ तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। दो में से एक ये वाला ट्रू है तो ट्रू आ गया। पहला वाला ट्रू था दूसरा फॉल्स है, एक एटलीस्ट एक तो ट्रू है ना, तो उसमें ट्रू आ गया। फिर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, इसको जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये देखो। फिर इसके बाद होता है जॉर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इफ़ वन बिट इज 0 एंड अदर बिट इज 1, देन द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट इज सेट टू 1। ठीक है, इसमें कैसे करना है आपको, अगर एक बिट अगर हमारी क्या है, 0 है, और दूसरी क्या है, 1 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये ऊपर भी हो सकती, ये नीचे भी हो सकती, जैसे एक ऊपर हो गया 1 और ये, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा।
ठीक है। अदरवाइज वो जीरो हो जाएगा। जैसे 1 1 है तो जीरो हो गया, अगर 0 0 है तो जीरो हो गया। तो इसको कैसे आप समझ सकते हो? अगर सेम 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 ऑपरेंड की वैल्यू है, अगर सेम सेम ऑपरेंड है, ठीक है, तो रिजल्टेंट उसका कितना आ जाएगा? उसका जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। अगर डिफर कर रही है जॉर में, मतलब ये इसको याद कर लो, अगर डिफर कर रही है दोनों ऑपरेंड की वैल्यू, मतलब एक जीरो है एक वन है, एक जीरो है और या फिर दूसरी वन और जीरो होगी, तो उसका आंसर होगा वन। ठीक है। सो एक बार हम फिर से देखते हैं यही वाला जो एग्जाम्पल था। और सपोज ए इज इक्वल टू हमने 5 लिया था, बी इज इक्वल टू हमने 3 लिया था, और ए की जो वैल्यू थी 0 1 0 1 थी, और जो बी की वैल्यू थी 0 1 0 0 1 1 थी। इसमें हमने जोर लगाया, अभी हमने देखा सेम सेम है, मैंने क्या बोला? सेम सेम ऑपरेंड जीरो, डिफर डिफर वन, डिफर डिफर वन, सेम सेम जीरो। ठीक है। तो ये आंसर आ गया, इसको डेसिमल में 6 नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको जॉर भी समझ में आ गया होगा। जॉर एक बार देख लेना, ठीक है, ये जो मैंने आपको ये जो बताया है ये वाला लॉजिक, इसको आप एक बार देख लोगे तो आप नहीं भूलोगे। ठीक है। फिर इसके बाद होता है बिटवाइज नॉट। सेम वही करता है, ये क्या करता है? ये आपकी जो वैल्यू होती है उसको क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक है। उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है। जैसे प्रिंट माइनस ए, तो ये क्या कर देता है? सारी बिट को क्या कर देता है? इन्वर्ट कर देता है, और उसमें +1 कर देगा, फिर इसके बाद आपको आंसर फाइनली दे देगा। ठीक है। तो इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो बिट वाइज नॉट। ठीक है। अब ये कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है इसको हम देखते हैं। ठीक है। सपोज मैंने ए लिया, ठीक है, ए की वैल्यू थी 5, जिसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था 0 1 0 1 था। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? सारी बिट को इसमें क्या कर देते हैं? इसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट मतलब जो जीरो था उसको वन कर देंगे, जो वन है उसको जीरो कर देंगे, तो ये जैसे इन्वर्ट होता है तो 1 0 1 0 हो जाता है। ठीक है। इन्वर्ट करने के बाद इसमें क्या करते हैं? हम वन को ऐड कर देते हैं। ठीक है। जब वन को हम ऐड कर देंगे तो एडिशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जैसे हम ऐड करेंगे तो वन का वन हो जाएगा, वन का वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। ठीक है। जो ऐड करने के बाद जो ये हमारा जो रिजल्ट होगा, ठीक है, यही हमारा होता है नॉट। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली -6 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी था बिट वाइज नॉट, थोड़ा सा हल्का सा, कुछ नहीं। इसमें क्या करना है? जो वैल्यू थी उसका बाइनरी निकला है, उस बाइनरी को क्या कर देना है? इन्वर्ट कर देना है। ठीक है। इन्वर्ट करने के बाद उसमें ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो हमारे पास जो बाइनरी आएगा उसको आपको क्या कर देना है? डेसिमल में शो कर देना है। ठीक है। ओके। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कुछ नहीं करता, ये जो आपका जो बाइनरी नंबर होता है ना, उसको क्या कर देता है? उसको शिफ्ट कर देता है, मतलब ऐसे एक साइकिल के फॉर्म में एक शिफ्ट करेगा। ठीक है। तो देखते हैं ए लेफ्ट शिफ्ट वन, मतलब एक वैल्यू से शिफ्ट करना है। ठीक है। जैसे जो ए था उसको 0 1 0 1 था। ठीक है। और इसको क्या करना है? एक वैल्यू शिफ्ट करना है, मतलब एक वैल्यू ये वाली ले लेते हैं, इसको शिफ्ट करके यहाँ लगा देना है और सारी वैल्यू को पीछे कर देना है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, वो उसके पीछे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक है। जिसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं 10। तो लेफ्ट शिफ्ट यही करता है, सिर्फ एक वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? लेफ्ट की तरफ हमने उसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद होता है हमारे पास राइट शिफ्ट। ठीक है। तो राइट शिफ्ट में हम लोग उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ठीक है। तो सपोज जैसे हमारे पास 0 1 0 1 था। ठीक है। और इसमें हमने बोला राइट शिफ्ट एक एक करना है। ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास 0 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हो शिफ्ट करके। ठीक है, कि इसको कैसे शिफ्ट किया? जस्ट लाइक इसको शिफ्ट किया, इसको हम लोग राइट से शिफ्ट कर देंगे, तो इसे बोलते हैं राइट शिफ्ट। ठीक है। ये बेसिकली जो होते हैं सारे जब हम बिटवाइज जब कैलकुलेशन जब परफॉर्म करते हैं ना, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यूज़ होता है काफ़ी जगह। ठीक है। और तो चलो देखते हैं फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर का जो मेन जो गेम होता है वो एड्रेस पे होता है। ठीक है। एड्रेस पे, एड्रेस मतलब क्या? मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, कोई भी वेरिएबल होता है ए, उसमें जब आप कोई वैल्यू देते हो तो मेमोरी में उसके लिए एक एड्रेस होता है, एक उसके लिए एक स्थान या प्लेस होती है, वो रिजर्व हो जाती है। ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं? उसी जो प्लेस होती है उसी को चेक करते हैं कि वो सेम है कि नहीं है। ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशन।
मेमोरी लोकेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। पाइथन में हम लोग कोई भी चीज़ होती है, फंक्शन हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है, सबको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको डरने का नहीं, ठीक। और इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक इज होता है, एक इज नॉट होता है। इज रिटर्न करता है ट्रू अगर दोनों का जो लोकेशन है अगर वो हमारा सेम है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट सेम लोकेशन पे है, ठीक है। और इज नॉट जो होता है ट्रू जब रिजल्ट करता है दोनों हमारे सेम लोकेशन पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, जैसे ए नाम की लिस्ट थी जिसमें 1 2 3 था। सपोज एक नाम की लिस्ट थी ए जिसमें 1 2 3 था। फिर क्या किया, ए को क्या कर दिया, बी में असाइन कर दिया, मतलब इसको अब हम बी पे कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद एक सी था, एक सी हमने जैसे सी किया तो एक सी 1 2 3 सी से बन गया, ठीक है। उसमें भी हमने 1 2 3 नंबर दे दिया एक लिस्ट पे। फिर अभी हम चेक करेंगे रिजल्ट में ए इज बी, कि ए की जो लोकेशन है क्या वो बी की लोकेशन है। हाँ एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि ए को हमने बी पे असाइन कर दिया है तो इसकी वैल्यू हमको ट्रू मिलेगी, ठीक है। फिर अगर चेक करोगे क्या ए इज सी, क्या ये दोनों सही हैं, नहीं, ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेसेस पे हैं। जैसे मैंने बोला ना आपको, जैसे आप वेरिएबल कोई भी एलोकेट करते हो ना, तो उसकी अपनी डिफरेंट लोकेशन होती है मेमोरी पे, है ना। सेम लोकेशन पे कभी दो वेरिएबल को नहीं बिठाते, ठीक है। अगर आपने असाइन कर दिया है तो उसका मतलब होगा वो चीज़ उसको पॉइंट करती है, ठीक है, उसको क्या करती है, पॉइंट करती है। यहाँ पे ए के पास ये वैल्यू है लेकिन जो बी है वो ए को पॉइंट करता है, ठीक है। तो ये एक ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी, ठीक है। और तो इज नॉट वाला जैसे हम देखेंगे, सपोज फिर हमने ए किया और ए पे 1 2 3 हमने कर लिया, ठीक है। और फिर क्या किया, बी को हमने पॉइंट कर दिया ए पे, ठीक है। और हमने क्या, फिर एक सी नाम का एक लिस्ट लिया, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया जिसमें 3 नंबर डाल दिए 1 2 3, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे रिजल्ट इज नॉट बी, क्या ए बी जो ए है इज नॉट बी, क्या ए और बी की लोकेशन अलग अलग है, नहीं, क्यों, क्योंकि बी तो यार ए को ही पॉइंट आउट कर रहा है ना, और वो एक ही जगह पे स्टोर है, सेम लोकेशन पे। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ए इज नॉट सी, क्या ए और सी की लोकेशन अलग अलग है, हाँ बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो आई होप आपको सारे ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी बेस आपको मैंने समझा दिया है, जब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, अपनी प्रोग्रामिंग्स में जब हम कंसेप्ट या फिर लॉजिक बिल्डिंग करेंगे वहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मीनवाइल सी आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पे उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और एक टर्नरी ऑपरेटर है, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, ये क्या जो हम जो लॉजिक बनाते हैं ना इफ एल्स वाला, ठीक है, उसी को क्या करता है, उसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख देता है, ठीक है। एक ये शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो यार, इसको शॉर्ट ट्रिक में एक तरह से लिख देता है, ठीक है। इसका अपना सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स ये दे रखा है, एक्स इफ, फिर यहाँ पे कंडीशन होता है, ठीक है, फिर एल्स होती है, फिर ये वाई होता है, ठीक है। अभी बताता हूँ इसमें, सी यहाँ तो आपको नॉर्मल दिख रहा है, ये इफ है, ये एल्स है, ये हमारे रिजर्व वर्ड्स हो गए। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी, कंडीशन मतलब ग्रेटर देन या फिर लेस देन जो भी होगी, ठीक है। ये जो एक्स होता है ये बेसिकली होता है, ये हमको प्रिंट कराना होता है अगर कंडीशन हमारी ट्रू है। ट्रू कंडीशन में हम इसे प्रिंट कराते हैं, और जब फॉल्स कंडीशन होती है तो हम वाई को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो ये होती है टर्नरी ऑपरेटर लिखने की, एक ये सिंटेक्स होता है इसका टर्नरी ऑपरेटर का, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, ठीक है। सपोज मुझे हेलो प्रिंट कराना है, अगर ए बी से बड़ा है तो हेलो कराना है, नहीं तो हाई प्रिंट कराना है, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हमने लिखा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, मतलब कंडीशन हमारी ये वाली अगर हमारी ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने दे दिया हेलो, ठीक है। और इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन एल्स में हमको क्या करना था, हाई लिखना था, इसके अंदर हमने हाई लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू पे कंडीशंस को लिख सकते हैं। इसका और भी मतलब तरीका होता है, नॉर्मल जो लोग यूज़ करते हैं इफ एल्स का, वैसे भी लिख सकते हो, ये भी एक ऑपरेटर होता है, तो इसको भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये हमारा ट्रू वाला पार्ट होता था, ये हमारा फॉल्स वाला होता था, तो रिटर्न क्या होगा यहाँ पे, हमको हाई रिटर्न होगा, ठीक है। तो मोर ओवर जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को उतना ध्यान नहीं देना, ठीक है, लेकिन आप टर्नरी ऑपरेटर्स को दे सकते हो, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स,
ये भी हमारा रह गया आई थिंक, तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, ये चेक करता है। ये इसका सिंपल सा काम होता है चेक करके रिजल्ट आपको ट्रू देना या फिर फॉल्स देना। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करता है, जैसे सपोज कोई भी आपके पास कैरेक्टर हो गया या फिर लिस्ट हो गई, ठीक है, उसमें चेक करता है कि पर्टिकुलर चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, बस। और इसमें दो लॉजिक होता है, एक इन होता है और एक नॉट इन होता है। ठीक है, मतलब पाइथन ने यार ये सारी चीज़ इतना ज़्यादा इंप्रूव कर दिया ना, जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर दे दिया है। ठीक है, नॉर्मल जब हम C++ यूज़ करते हैं वहाँ पे हमको पूरा एक लॉजिक लिखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन पाइथन की हेल्प से सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, उसको देखने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक हमने क्या लिया है, एक हमने एक लिस्ट बना लिया है 1 2 3 की। अब मेरे को देखना है इसमें 3 प्रेजेंट है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा 3 इन ए, बस इतना सा लिख देना है। क्या 3 हमारा ए में है? ठीक है, अगर होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू, है ना। और ये है भी, देखेंगे यहाँ पे, ये पहला जाएगा चेक करेगा 1 2 3, 3 है, हाँ, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। सिर्फ इतना सा करना है। ठीक है, दूसरा होता है नॉट इन। सपोज मुझे 5 चेक करना है कि 5 क्या हमारा ए में है कि नहीं है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, 5 नॉट इन ए। क्या 5 हमारा ए में है, 1 2 3 नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर, इसको आपको ध्यान देना है मेंबरशिप ऑपरेटर को। ठीक है, फिर इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये कन्वर्जन एक बार आप देख लेना कि कन्वर्जन कैसे होता है, ये मैंने आपको जो लॉजिक बताया इसके थ्रू आप कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर तो सबसे मस्ट होते हैं, इनके बिना तो आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर आपको देखना है, तो इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये वाले आपको देख लेना है। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपको देख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर्स, ठीक है, अच्छे से। तो मेरी जो जनरेटिव एआई की जो सीरीज़ है वो चल रही है, उसको भी प्लीज़ आप फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जनरेटिव एआई जो हर चीज़ है, कोई भी आपका सीआरएम हो गया, ठीक है, आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं सब में जेन एआई को क्या कर रहे हैं वो लोग इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ओके, और उसको इंक्लूड करके क्या कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं यूज़र के अकॉर्डिंग, उसको क्या कर रहे हैं, पर्सनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी लोगों को जनरेटिव एआई की नॉलेज होना, उस पे काम करना, कैसे काम होता है। ठीक है, क्योंकि आने वाले ईयर्स में 2027-28 पे आप देखोगे यार, मार्केट में हर जगह जनरेटिव एआई ही रहेगा। ठीक है, अगर आप नहीं सीखोगे तो दूसरा सीखेगा और वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो मतलब ट्राई करो, सीखो आप। ठीक है, वीडियो लेक्चर देखो, जेन एआई की सीरीज भी मेरी फॉलो करो, पाइथन की आप करना ही है आपको। ठीक है, क्योंकि पाइथन तो बेस होता ही है जनरेटिव एआई का, नहीं तो उसके बगैर जो प्रोग्रामिंग होगी उस पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा आपको करने में। ठीक है, तो टिल देन ओके बाय, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू हिट अ लाइक बटन, ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। ठीक है, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी हो तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ नॉट दैट कि यार जनरेटिव एआई काफ़ी बड़े लोगों की चीज़ है, नहीं। अगर आपको एआई/एमएल नहीं भी आता फिर भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कंसेप्ट बताए हैं अपने ये वाली सीरीज़ में जनरेटिव एआई के, डीप लर्निंग के काफ़ी कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से बता रखे हैं कि आप कभी उसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो विदाउट एनी वरी आप इसको बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो टिल देन ओके बाय, टेक केयर।